अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके अलावा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपसे गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे। नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमत ने जो ख़त लिखा है, इसके बाद कानूनी ऑप्शंस और सफारती ऑप्शंस मज़ीद क्या हैं हुकूमत के पास। PDM का भी जिक्र होगा, फैटफ से मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो देख रहे हैं कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी के बाद अब जो मामला है वो सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत पे इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। इसका निज़ामी साहब सियासी तौर पे फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा किसको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। अगर तो ये जिसका तहकीकाती कमेटी बन चुकी है, सारी बात बाहर आ जाती है, तो फिर पता लग जाएगा कि कौन किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम निज़ामी साहब। ये बताइए, क्या सिंध में जब से ये वाक़या हुआ है खिचड़ी पक रही है मुसलसल? देखें, इस वाक़े तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये वाक़या क्यों हुआ और इस तरह की जिसको आपने कहा खिचड़ी, ये कौन पका रहा है। पहली बात यह है कि ये एक तसलसल है पाकिस्तान के इदारे के ऊपर जो हमला आवर होने का, जो उस वक्त शुरू हुआ जब पनामा के केसेस में अदालती फ़ैसले के नतीजे में नवाज़ शरीफ को घर जाना पड़ा। उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई और यहाँ से लेकर लाहौर तक सड़क पे क्यों निकाला कि उन्होंने बेशुमार मांगें दी और आवाज़ें बुलंद की और कहा ये कि देखिए मुझे खलाई मखलूक ने हटा दिया, जो फ़ौज की तरफ इशारा था। देखिए 5 आदमियों ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसले दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मुल्क का आला तरीन अदालती इदारा है, उन दोनों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की। ये उसकी दूसरी किस्त है। इस दौरान वो बाहर चले गए और जाने से पहले उन्होंने कहा कि जी वो तकरीबन दुनिया से जाने वाले हैं, इसलिए उनको अगर इजाज़त ना दी गई तो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी। अब जब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया, पता लगा कि वो घूमने फिरने के लिए गए और पाकिस्तान के जो एंटायर लॉबी है वो भी लोग उनसे मिल रहे हैं। हमारे पास पूरी तफसील है उसकी, कौन मिल रहा है, उनके पास कौन आ रहा है, वो कहाँ कहाँ किसको मिलने के लिए जाते हैं। सिवाय हॉस्पिटल के वो सारी जगहों पे जाते हैं और सिवाय डॉक्टर के, फिजिशियन के और किसी सर्जन के वो सबको मिले हैं जिनसे वो मिलना चाहते थे। पाकिस्तान में वो मुलाकातें उनसे नहीं हो पा रही थी। तीसरी बात यह है कि अब जो ताज़ा वाक़े की तरफ जब आप आते हैं तो आपको पता चलेगा कि सिंध पुलिस ने, अब उसकी वीडियो आ गई है, यानी इंतहाई शर्मनाक बात है सिंध के चीफ मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए, जो 2-3 दिन से लगी हुई थी। थोड़ी देर पहले मैं सेनेट का इजलास चलाने के लिए वहाँ गया था और फिर मुझे निकल के यहाँ आपके साथ गुफ्तगू में शरीक होना था, इसलिए मैं आ गया। वहाँ भी उन्होंने कहा जी कि देखिए जो उनके लोग हैं वो कह रहे थे कि ये वफाकी इदारे और वफाकी हुकूमत और वफाक, ये सिंध कार्ड खेलने की एक नाकाम कोशिश थी ताकि उसको आगे रख के, असल में जो झगड़ा है वो झगड़ा इस तरह से था। मैं सम अप करता हूँ इस पॉइंट पे, फिर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। झगड़ा ये था कि एक जो घर दामाद था लाहौर वाला, वो कराची जाता है, कराची में जाके वो हुल्लड़बाजी करता है और हुल्लड़बाजी के लिए उसने कोई बाज़ार मुंतखब नहीं किया जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उसने मज़ार मुंतखब किया और मज़ार किसी आम आदमी का नहीं था, वो बानी पाकिस्तान बाबाए कौम हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार था। और उसका जो वायलेशन थी वो उस कानून की जद में आ गई जो सिंध का घर दामाद है, उसके जो ससुर साहब थे भुट्टो साहब, उन्होंने 1976 में एक एक्ट पास किया था जिस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई हुल्लड़बाजी वहाँ पे, किसी किस्म की नाराबाजी और कोई हंगामा आराई नहीं की जा सकती और उस मज़ार की जो कस्टडी है, उसकी मेंटेनेंस है और उसकी जो हुर्मत है, उसके लिए एक 76 का एक्ट आया था। एक FIR हो गई। FIR के बाद उन्होंने कहना शुरू किया जी कि रात को आए थे वर्दी वाले, वो उठा के उसको ले गए और उन्होंने इशारा फिर फ़ौज की तरफ कर दिया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कर दिया और उनमें से लोगों ने, किसी ने कहा रेंजर है, किसी ने कहा फलाना था। जो आज वीडियो सामने आई है उससे ये तय हो गया कि जो थाना ब्रिगेड है, मुतलका थाना, उसका SHO उसको गिरफ्तार करने के लिए गया, उसके साथ नफरी थी, कोई फ़ौज वहाँ पे नहीं थी, कोई रेंजर वहाँ पे नहीं था, वफाक का कोई नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसके अपने लोग जो उसके साथ उसके हक में नारे लगा रहे हैं, वो भी वीडियो में 1-2 नज़र आ रहे हैं जो नारे लगा रहे हैं।
और फिर एक शख्स ऐसा था जो होटल से बाहर खड़ा होके जहाँ पे अंदर मरियम साहिबा ठहरी हुई थी वो उनसे हिदायत ले रहा था बाकायदा। इसलिए ये साजिश तश तज़बाम हो गई है, बेनकाब हो गई है, और वीडियो और तस्वीर से ज़्यादा सच कोई नहीं बोल सकता। इसका यहाँ मैं एंड करता हूँ इस बात का। अब इसका एक और पहलू देख लीजिएगा। हुआ क्या? हुआ ये है कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े इदारों पे हमला करने का रिकॉर्ड जो था उसमें से एक इदारा बचा हुआ था, वो कायद आज़म अलैहिर्रहमत का और बानियान पाकिस्तान की जो उनकी अब्दी रिहाइश गाहें हैं और जो उनके अब्दी आस्ताने हैं, मरजाए खलाइक हैं, उनके ऊपर जाके कोई बदमज़गी की जाए। उससे तवज्जो हटाने के लिए और इस बात से बचने के लिए पहले जब कराची के अंदर और सिंध के अंदर बहुत शदीद रिएक्शन आया तो सिंध की गवर्नमेंट को वहाँ सारी पार्टियाँ बोल पड़ी, वहाँ सिविल सोसाइटी बोल पड़ी, अदाकार बोल पड़े, बड़े बड़े सीनियर गुलकार बोल पड़े। उसके नतीजे में उनको पर्चा करना पड़ा, और जब वो पर्चा किया तो उसके नतीजे में फिर उनको ये समझ आ गई कि इससे तो पीडीएम अमलन टूट गई है। और उसकी वजह ये थी कि जो उनका एजेंडा था उसके एजेंडे में इमरान खान वो कहते थे, लेकिन वो पता लगा कि इमरान खान नहीं था, वो तो फौज की तरफ फिर इशारा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट नहीं थी, वो तो इदारों के ऊपर फिर हमला आवर हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आज की सूरत हाल के बाद एक नतीजा ये निकलेगा कि कोई भी शख्स उठ के जो चीफ मिनिस्टर है सिंध का, वीडियो पे उसका झूठ पकड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह साहब की पकड़ी गई है, इसलिए उनके खिलाफ झूठ बोलने का और सादिक और अमीन ना रहने का एक रेफरेंस जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कोई भी कर सकता है। बाबर रवान साहब ने दिलचस्प सूरत हाल बताई है कि रेफरेंस भी हो सकता है वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है और एक गलत बयानी की बोलने पर मबनी है सारी ये सूरत हाल जो है ये पैदा की है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब से निज़ामी साहब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए सवाल ये पूछना चाह रहा था। डॉक्टर साहब आपने कहा ये अपोजिशन और ये सारे अब इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो हम माहौल देख रहे हैं इस गिरफ़्तारी के मामले के बाद, वो सिंध हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, बदकिस्मती से जिनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, खैर मांगने भी उन्हीं के पास जाया जाता है। बिलावल साहब ने आर्मी चीफ से अपील भी की। इस सारे माहौल में फेडरल गवर्नमेंट बड़ी गलत आपने कंपैरिजन किया है जी, बड़ा गलत कंपैरिजन आपने किया है। फेडरल गवर्नमेंट में से वहाँ कौन था? ये वीडियो आने के बाद आपको वीडियो गौर से देखनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट में से कौन गया है जिसने जाके कोई मसला पैदा किया है? सीधा सीधा सफदर साहब ने वहाँ जाके हुल्लड़बाजी की, उनके साथ 200 आदमी थे FIR के मुताबिक, और उसमें शामिल थी उनकी बेगम साहिबा भी। तो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? फेडरल गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि फेडरल इदारों को जो वफाक की सलामती के और मुल्क की सलामती के और पाकिस्तान की सलामती के इदारे, उनको वो ला रहे हैं अपने निशाने में। और उसका नतीजा जो निकला है वो ये है कि इस वक्त आप अगर तो अभी भी थोड़ी देर बाद भी चलाना चाहें तो भारत का मीडिया भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ चला रहा है। इंडिया से आप ऑपरेट होने वाली जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनका ND टेलीविज़न है, उनका जनरल बिक्रम है, उनका जितना फ़ौज का नुमाइंदा मेजर आर्या समेत, वो सारे के सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। और उन्होंने वो फेक खबरें चलाई हैं कि जिस तरह यहाँ खुदा न खास्ता कोई गली कूचों में एक जंग छिड़ गई है। ये शुरू किसने किया है? ये शुरू किया है सफदर साहब ने, उनका नाम लेना चाहिए। और उनके साथ कौन था? उनके साथ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जिसने उनको वहाँ पे बुलाया हुआ था, वो उनके मेहमान थे। वफाक कहाँ से दरमियान में आ गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने FIR गलत दर्ज की थी तो वो तफ्तीश में उसको खारिज कर देते। अगर उन्होंने सही पकड़ा था सफदर साहब को तो फिर उन्होंने ये दुरुस्त किया कि वो अदालत में जब गए तो उनके एक की बजाय 2 लॉ ऑफिसर्स जाके खड़े हो गए। दोनों लॉ ऑफिसर्स ने ये कहा कि ये मुजरिम है और इसकी बेल नहीं मिलनी चाहिए। अब तो आज वो ऑर्डर भी आ गया जो अदालत का था कि दोनों तरफ के जो वकील थे, बल्कि जो वकील उनकी तरफ से पेश हुआ था उसने भी कहा कि ये इतना कबीह और इतना शदीद जुर्म है कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो इसमें किसी जगह पे भी कोई दूसरा सिवाय ये जो पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक फ्रंट बना है, इसके लोगों के अलावा कोई दूसरा किसी जगह मौजूद ही नहीं है। और मैंने जिस तरह थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐवान बाला का इजलास था, कल नेशनल असेंबली का भी होगा, दोनों होंगे सुबह के टाइम। तो उस इजलास में भी वो झूठ बोलते रहे और वो ये कहते रहे कि फलाना इदारा, और वो कहते रहे कि फलानी एजेंसी। अब जब ये तस्वीर भी आ गई, फिर पर्चा भी कटा हुआ है, तो उसके बाद ये बहस ख़त्म हो जानी चाहिए कि इसमें कौन इन्वॉल्व है।
जी डॉक्टर, ये बाबर साहब, ये मैं देख रहा था कुछ फुटेज इंडिया टुडे और इस किस्म के भारतीय जरायत के, जो बड़े बेसुरोपा किस्म के दावे कर रहे हैं पाकिस्तान को मुलवस करने के अपने मामलात में। तो ये तो इस वक्त तो ये लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडिया, और इधर भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? दो पहलू हैं इसके निज़ामी साहब। पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक मुल्क का आपने नाम लिया, बिल्कुल कहा दुरुस्त आपने, और जिन आपने मीडिया सेंटर्स के और हाउसेस के नाम लिए वो भी ठीक कहा, लेकिन एक मुल्क नहीं है। ये शायद पहली दफ़ा कोई बात कहने लगा हो गवर्नमेंट साइड से, लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूँ एक मुल्क और भी है इसमें, और वो मुल्क वो है जिसके हवाले से पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पे मौक़िफ़ लिया जब अभी नए कुछ ममालिक से उस मुल्क का राज़ीनामा हुआ गल्फ़ में, जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मौक़िफ़ ये लिया, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में 2 रियासती फार्मूले पे अमल किए बगैर पाकिस्तान किसी दूसरे हल को नहीं मानेगा, ना ही हम इसराइल को तस्लीम करेंगे और ना ही उसके साथ कोई ताल्लुक़ का कोई सवाल पैदा होता है। उसके बाद अगर आप किसी को कहें, रिसर्चर को निज़ामी साहब, तो आपको निकाल के देगा कि इस वक्त इसराइल के अंदर जिस आलमी लीडर के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा बोला और लिखा जा रहा है वो कोई और नहीं है, वो आपके वज़ीर-ए-आज़म है, इमरान खान है वो। तो ये एक मुल्क नहीं है। फिर इन ममालिक ने अपनी प्रॉक्सीज पैदा की हुई हैं, इनके अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले आगे पीछे लोग भी होते हैं। तो ये सारा जो कुछ भी किया जा रहा था वो उसका टारगेट 2 थे। एक ये हुआ कि पिछले तकरीबन 3 माह से बैनुल-अक़वामी जितने भी मूडीज़ से लेके, अगर इकॉनमी की हम बात करें तो WHO तक अगर हम बात करें, जो कोविड से जिस तरह से हम निकले अल्लाह की मेहरबानी से और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के विजन और गवर्नमेंट की और कौमी इदारों की कोशिशों की वजह से, अगर आप इन्वेस्टमेंट के इशारियों की बात करें तो आपको पता लगेगा कि जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े इदारे हैं उन सब ने कहा कि पाकिस्तान उसमें एक टर्न अराउंड इकॉनमी में आया है। फिर जो हम मुल्क के जो बाहर से अंदर आ रहा था वो इतना ज़्यादा था, उसके मुकाबले में हम कोई अशरे अशीर भी मुल्क के अंदर से बाहर हमारी एक्सपोर्ट नहीं थी, वो बहाल हुई। फिर आपने देखा कि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पहुंची। फिर आपने देखा कि पिछले साल के अंदर जो मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट की कितनी बड़ी किस तरीके से वो सेल हुई। फिर आपने देखा जो कार्स और बाइक्स की जो सेल हुई। ये सारे हालात ये थे कि इस अभी भी मुश्किल में पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया मुश्किल में है। कोविड-19 का दूसरा राउंड भी आ रहा है, अल्लाह ताला उससे बचाए। उसके लिए भी आज एक इजलास हुआ जिसमें कुछ और तजावीज़ जो गवर्नमेंट है उन पर अमल दरामद करके पाकिस्तान में हम कोशिश एक तरफ बीमारी को रोकने की और दूसरी तरफ किसी तरीके से मैशत का पहिया नहीं रुकना चाहिए। ये लोगों के लिए बड़े गम की बात है, ये लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात है। यहीं पे वो लोग जो जब भी पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आती है 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक, कौमी इदारों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई सियासी हरकियात पर मबनी एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर होती है, और उसके साथ ही पिछले 1 महीने में 42 पाकिस्तान के बेटे वो पाकिस्तान पे कुर्बान। ये मसला ही कोई नहीं है जी, एक दामाद पकड़ा गया दूसरे दामाद की हुकूमत में, और दूसरे दामाद ने कह दिया कि जी एक तीसरा फरीक इसमें इन्वॉल्व था। तो ये मसला है पाकिस्तान के ऊपर जिसके ऊपर लोग बहस करना चाहते हैं। इसलिए कि इस पर ना कोई पढ़ने की ज़रूरत है, ना रिसर्च करने की ज़रूरत है, ना कहीं देखने की ज़रूरत है। बैठ के जितनी मर्जी या रेटरिक आप बढ़ाए जाएँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस माहौल की ज़रूरत है वो सारे पाकिस्तान में रहते हैं, जो यहाँ से कमाते हैं, खाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, बाहर रखते हैं, उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे तो यही हैं। इसलिए सबको मेरा ये नुक्ता नज़र है कि हकायक पे गुफ्तगू करनी चाहिए और फैक्ट्स बेस्ड जो हकायक होते हैं उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये तो ठीक है बाबर साहब, लेकिन हकायक का तो बिल्कुल ही जनाजा निकल गया कि बाद ऐसे इलाके पाकिस्तान के जिनका कोई तल्लुक़ नहीं है उन चीज़ों से, उनको तकरीब कारी के अंदर भारत के ख़िलाफ़ नाम तफरीज़ में ज़बरदस्ती बढ़ा जा रहा है। हालांकि अगर आपके पास इतना ही बजट है वहाँ पे भारत की इंटेलिजेंस इदारों को, तो उनको कम से कम जोग्राफिया और जो बाकी हक़ाइक़ है उनका तो पता कर लेना चाहिए। अपना ही मज़ाक उड़वा रहे हैं।
वेरी वेल टेकन पॉइंट, आई कुडंट एग्री मोर जो आपने कहा। लेकिन देखिए जो मुल्क है उसकी जिम्मेदारी 3 जगह पे आती है। एक तो सोसाइटी पे एक जिम्मेदारी आती है कि वो क्रिमिनल्स को और आउटलॉज को, और जिनका आपने कहा कि उनका कोई ना इलाके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, तख्लीक़ पाकिस्तान के वक्त वो कहते हैं कि उनके बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शिरकत नहीं की हुई, और दूसरे वो हैं जो कहते हैं पाकिस्तान हमारा वतन ही है जी, वो वेस्टर्न बॉर्डर के थोड़ा सा आगे हमारा वतन वो सारा टब्बर हुकूमतों में रहे हैं पिछले तकरीबन 20-25 साल। जो मैं टैग करना चाहता हूँ जो इशू वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में समझने की ज़रूरत ये है और समझाने की ज़रूरत ये है, ज़राए इब्लाग की भी ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, और जो सिविल सोसाइटी है उसकी भी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल के साथ एक संभाला मिला है इकोनॉमी को बड़े लंबे अरसे के बाद, ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि 2 शुगर मिलों में से एक आदमी के अकाउंट में 23 अरब रुपए डाले गए, इसके कागजात बरामद हुए हैं 1 हफ्ता पहले। मेरा ये ख्याल था कि 25 अरब है, मैंने एक जगह कहा था, वो 23 अरब तो निकला है, 2 अरब और कहीं से निकल आएंगे। यानी इस तरह का प्लंडर, इस तरह की लूट, जिस तरह से रियासत मैसूर पे जब ताजे बरतानिया के ज़माने में फरंगी ने हमला किया था तो उन्होंने सब कुछ लूटा, और जो तलवारें थी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की वो भी उठा के ले गए। इस लूट और प्लंडर को एक तरफ आप देख लीजिए, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनको अकाउंटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तो किसी ने कभी हाथ ही नहीं डाला था। ये तो पता लगता था कि पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े तोप भी हैं और पोप भी हैं, इस तरह की भाषण दिया करते थे। ये खड़े होकर कहते थे कि अगर मेरे काबू आ गया तो मैं इसका पेट चीरूंगा, मैं इसके गले में रस्सा डालूंगा, मैं इसको खंबे पे लटकाऊंगा, मैं इसको कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा की सड़कों पे घसीटूंगा और फिर मैं पैसे वापस लाऊंगा। अब जब तफ्तीश होती है तो तफ्तीश में पता लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग करवाने वाला जो दुबई में बैठा हुआ वो दोनों पार्टियों में एक ही शख्स है, एक शख्स का नाम निकला है तफ्तीश में। तो ये केसेस से तवज्जो हटाने और गवर्नमेंट को एंगेज करके उससे एनआरओ लेने के अलावा कोई दूसरी एक्सरसाइज इस वक्त मुल्क में नहीं हो रही। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वो जो जिस रेफरेंस में बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने भी मुंह पे हाथ फेर पे कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा। हुकूमत ने ख़त लिख दिया है और ये ख़त लिखने के बाद अब नेक्स्ट प्लान हुकूमत के क्या हैं नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ख़त लिखा गया है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बरतानवी हुकूमत को कि नवाज शरीफ साहब मतलूब हैं, मुजरिम हैं, करप्शन में मुलव्वस हैं, उन्हें वापस किया जाए। ज़ाहिर अब इसका जवाब आएगा, उस पर ही कोई फ़ैसला होगा। कानूनी तौर पे पाकिस्तान के पास नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, जो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये ख़त, इसके लिए मेरे ख्याल में सही टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये एक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है। इसलिए कि जो रियासतें हैं उनसे जब मुलज़मान की हवालगी का मुतालबा किया जाता है तो उसको लॉ की ज़ुबान में एक्सट्रेडिशन कहते हैं। एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट से पहले भी जो डिप्लोमेटिक हमारे ज़राए थे उनको इस्तेमाल किया गया, ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा ये पहलू हो गया कि एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट इस वक्त एंटरटेन हो गई है पाकिस्तान की, उसको फोर्थविथ रिजेक्ट नहीं किया गया। अब वहाँ की जो एक खातून वज़ीर हैं, वो जो वहाँ पे वज़ीर का मतलब तो होता है, आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ महकमों के वो सेक्रेटरीज लगा के उनको वजारती इख्तियारात, वो जो है उनके पास ये रिक्वेस्ट अब प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने का तरीक़ाकार मैं लोगों को समझने के लिए बता देता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में एक कमेटी या कमीशन बिठाना है, और वो कमेटी या कमीशन 2 चीज़ें देखेगी। एक ये देखेगी कि क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे रियासत पाकिस्तान इनकी एक्सट्रेडिशन मांग रही है। यहाँ मैं एक लम्हे के लिए रुक जाता हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख़ का और बरतानिया की तारीख़ का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ का और इस रीजन की तारीख़ का यकीनन इस एतबार से सबसे अलहदा और डिस्टिंग्विश्ड केस है कि इसमें एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में जेल की तरफ से करप्शन पे सेंटेंस किया गया, सेंटेंस सर्व करते करते वो बीमार हुआ और बीमार होने के बहाने की वजह से वो मुल्क से बाहर निकल गया। इसलिए ये किसी आम ऐसे
कैदी की रिक्वेस्ट नहीं है जो असाइलम सीकर है, कह रहा है कि मुझे सियासी पनाह दे जाए, मेरे साथ बड़ा जुल्म होने लगा है। तो ये कॉन्विक्ट है जिसने आके वापस सेंटेंस सर्व करना है। दूसरी डिस्टिंक्शन जो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये भी पहले कभी नहीं हुआ, कि ये उसकी हवालगी के लिए पाकिस्तान की रियासत एक इंस्ट्रूमेंट है। पाकिस्तान की रियासत एक फरीक नहीं है, फरीक अदालत है बुनियादी, जो ये कहती है कि उसको पकड़ के लाओ, हमारा दिया हुआ जो सेंटेंस है वो मुल्जिम सर्व करेंगे नवाज शरीफ साहब। तीसरी जो डिस्टिंक्शन में ड्रा करता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में से जो भी सर्व होती है बाहर, अगर किसी जगह पे कोई समन है, कोई स्पीना है, कोई वारंट है या उसकी एक्सिक्यूशन होती है, तो रियासत पाकिस्तान के इदारे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराए। अब मैं वापस लेके चलता हूँ आपको कि वहाँ जो वो कमेटी या कमीशन जो बनेगा वो बैठ के एक फैसला ये करेंगे कि रियासत क्यों मांग रही है। दूसरा, वो रुक जाते हैं जब किसी को डेथ पेनल्टी किसी मुकदमे में होने का खदशा हो, तो वो फिर वो रुक जाते हैं। तो डेथ का तो केस ही नहीं है, ये तो सर्व कर रहे हैं। उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं सारे करप्शन के हैं, उनमें सजाए मौत किसी में भी नहीं हो सकती। और तीसरा और आखिरी ये है कि इस वक्त बरतानिया के अंदर भी जो वहाँ की अशराफिया है, हुकूमती अशराफिया है, उसके एक आध लोग बोल भी चुके हैं और वो कह चुके हैं कि हम ये दाग बरतानिया के माथे पे नहीं लगा सकते कि कोई ऐसा सजा याफ्ता मुजरिम जिसने मुल्क में जाके सेंटेंस सर्व करना है, उस भगोड़े को हम पनाह दें। इसलिए जो पाकिस्तान के लीगल ऑप्शन हैं उनमें से आज मैं इजाफे की एक और बात कर देता हूँ, वो ये है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत और मुतल्लिका वजारतें और मुतल्लिका इदारे हैं वो इस सिलसिले में सरगर्म हैं, और जो उनकी जिम्मेदारी है वो मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो जरूर पूरी करेंगे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि किसी मुआहदे के नतीजे में हवालगी हो सकती है, उनको मालूम नहीं है कि डिस्टिंक्शन कहाँ ड्रॉ करता है उनका कानून और उनके यहाँ जो जवाबित हैं। ये बताइए कि ये जो NRO का मामला चल रहा था, ये एकदम क्यों इतना सामने आ गया? दूसरे के साथ ही क्या ये कोई एक्सट्रेडिशन के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं उनको एक किस्म का और दोबारा ऑपरेटिव कि जिसके ज़रिए मियाँ साहब को वापस ला सके हम? देखिए, एक तो उनके जाने के बाद के मेरे ख्याल में 2 रेफरेंस हैं, एक की आज मंजूरी है, एक थोड़ा सा पहले का है। उनमें भी उनको प्रोसेस अगर होता है तो उनको वापस आना पड़ेगा, आके वो वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं, पाकिस्तान में आके उस बेल की कन्फर्मेशन के ऊपर बहस हो सकती है। ये एक पहलू इसका हो गया। दूसरा, NRO ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि असल झगड़ा क्या है। मसलन जो लोग आज कहते हैं 2 साल बाद कि कोई तलखी का माहौल पैदा हुआ है, 2 साल पहले जिस दिन इमरान खान ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद मेडन स्पीच की, ये भी गालिबन किसी और मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बाई कैमरल सिस्टम हो कि वज़ीर आज़म खड़ा होता है वो तकरीर ही नहीं कर सकता, फिर वज़ीर आज़म माइक पकड़ते हैं और जिस तरह चौक में जाके जलसे में खिताब होता है, इस तरह से उनकी मेडन स्पीच थी। तो उस दिन क्या था, उस दिन क्या खराबी हो गई थी, उस दिन किसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? यहाँ मैं रुक के एक बात ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं ये सारी की सारी हुई हैं शुरू या नवाज शरीफ साहब के दौर में बीबी साहिबा के खिलाफ और उनके जो साथी थे उनके खिलाफ, और या फिर उनके दौर में नवाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी। सिवाय 2 कार्रवाइयों के, 2 कार्रवाइयाँ कौन सी हैं? पनामा वाली है एक, और दूसरी है फेक अकाउंट्स में सी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे इस वक्त दोनों पार्टियों के सरबराहों के ऊपर और उनके ख़ानदानों के ऊपर बने हुए हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी ये भी तारीख ताज़ा कर देता हूँ। ये भी गालिबन किसी ने पहले बात नहीं की है कि जब पनामा में नाम आया तो नवाज शरीफ साहब ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखूंगा कि पनामा की तहकीकात की जाए। उस वक्त जस्टिस जमाली साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक ख़त लिखा। ख़त जब पहुंचा उन्होंने हमें नोटिस किया, इमरान खान गए, मैं साथ था, बाकी हमारी सारी टीम मौजूद थी। वहाँ जाके उन्होंने हमें कहा कि मैं इस पर कमीशन बनाता हूँ। तो हमने उनसे कहा कि 2 दिन का टाइम दें, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कंसल्ट, हम आपको 2 दिन बाद बताएंगे। इस दौरान हम उनसे इजाज़त लेके एक लॉ ऑफिसर के कमरे में इमरान खान साहब, मैं और 3-4 और दोस्त थे, वो जाके बैठ गए
और ये हमने कहा कि हम 2 दिन का टाइम लेते हैं। 2 दिन के टाइम में हमने शाम को मीटिंग की और अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने और कहा जी हम कमीशन नहीं मानेंगे। इसलिए जब हम गए तो वो कमीशन वाली बात ख़त्म हो गई और फिर पिटीशन आ गई। इसी दौरान आईनी पिटीशन का हमने फैसला किया और वो जो केस था उसके दौरान नवाज शरीफ साहब ने, जब हम इस एक्सरसाइज में लगे हुए थे तो वो कौमी असेंबली में आ गए। अयाज सादिक साहब उनके स्पीकर थे। उन्होंने कहा कि अयाज सादिक साहब ये हैं वो वसाइल और ज़राए जो मेरे अब्बा जी ने कमर बांधा था और जाके वो उन्होंने दुबई में से कमाया था, तो इसलिए ये सारे कागजात मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अयाज सादिक साहब से पूछ लें वो कागजात कहाँ हैं। मैंने बड़ा ढूंढा है, मैंने असद कैसर साहब को और जो असेंबली सेक्रेटेरिएट, मैंने कहा कोई एक अगर लफ्ज़ भी कोई लिख के दिया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने तो वो मुझे चाहिए। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का इंचार्ज मिनिस्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ पार्लियामेंट में, इसलिए मैंने उनसे कहा। वो कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने ऐसा दिया। अब आ जाइए जो केसेस बने ओमनी ग्रुप के ऊपर बने या शहबाज साहब के टीटी ग्रुप के ऊपर बने, ये चीनी वाले बने या वो बने फालूदे वाले, वो इस तरह से हुआ कि इनके दौर में ही एक FIA ने तहकीकात शुरू की थी। नवाज शरीफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौरे हुकूमत ने तहकीकात शुरू की और बशीर मेमन साहब वहाँ पेश होते रहे और वहाँ उन्होंने जब तहकीकात की तो पता लगा कि पाकिस्तान में तो बहुत बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसके लिए बैंक इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके लिए फॉरेन अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हो तो 2 खदशात होते हैं कि उस मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से एक तो पाकिस्तान का खजाना खाली होता है और क्राइम प्रोसीड्स भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकते हैं कि जराइम के जरिए से कमाए हुए पैसे। तो इसमें तो इमरान खान का कहाँ पे एजेंडा आ गया था उस वक्त, कहाँ था ये एजेंडा बड़ा सादा है। इन मुकदमात को आज अगर मैं यहाँ ऐलान कर दूं अभी प्राइम मिनिस्टर से बात करके कि मुकदमात खत्म हो गए, तो कल आप देखेंगे ये मिठाइयाँ लेके हमारे दरवाजे के बाहर खड़े होंगे। जी। इसलिए नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में कानून से कोई बालातर नहीं है, हुक्मरान हो, वजीर हो, कोई और हो। जब अगर किसी पे इल्ज़ाम लगे, इल्ज़ाम गलत भी हो सकता है, तो साबित करने का क्या तरीका है? जलसा करके कोई साबित करेगा या स्ट्रीट जस्टिस करेगा या अदालत में जाएगा? ये तो अपने इदारों पे अदम एतमाद है कि वो NRO के जरिए से पिछला दरवाजा और पतली गली जो इमरान खान के दौर में खुलने वाली नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि NRO अब हुकूमत नहीं बल्कि हम देंगे। वो कह रहे हैं ये ऑप्शन हमारे पास है। दूसरा, ये आपने पतली गली का जिक्र किया है और जो चैलेंजेस हैं मुल्क में, निज़ामी साहब ने भी पहले बात की, आपने भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा की बात की। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी किस जानिब लेके जा सकती है और PDM को क्या पॉलिटिकली कुछ इंगेज किया जा सकता है? बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये बुनियादी सवाल है। पहली बात यह है कि पंजाब में हुकूमत अक्सरियत के साथ चल रही है, मरकज़ में हुकूमत अक्सरियत के साथ चल रही है, वफाक में KP में अक्सरियत के साथ चल रही है, बल्कि भारी अक्सरियत, और बलूचिस्तान में अक्सरियत के साथ ये हुकूमत चल रही है। बलूचिस्तान में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को आसिफ साहब ने हटाया था तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी हुकूमत हटाऊंगा, और उन्होंने हुकूमत हटा के दिखा दी। अब जो असली इशू है वो ये है कि अनसर्टेनिटी कहाँ है। अनसर्टेनिटी एक अनदेखा खौफ और प्रोपेगेंडा है सिंध की हुकूमत का। कभी वो कहते हैं कि आप हमें ये बताइए, यकीन दहानी कराएं कि गवर्नर राज तो नहीं लगेगा। कभी वो कहते हैं कि आप आइन का आर्टिकल फलाना तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। कभी कहते हैं कोई इमरजेंसी तो इन्वोक नहीं हो रही है। और कभी वो फिर इसके ज़रिए से दबाव डालना चाहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि हम उनके साथ हाथ मिला लें, और हाथ मिलाने के बाद फिर जो इससे पहले बिजनेस एज यूजुअल पाकिस्तान में चलता रहा है वो चले, और तब्दीली को भूल जाएं और एंटी स्टेटस को एजेंडे को भूल जाएं। इसलिए किस जगह पे कोई ऐसी बड़ी बात है खुदा न खास्ता कि जिससे पाकिस्तान का निज़ाम या पाकिस्तान का मुल्क या पाकिस्तान की रियासत गैर मुस्तहकम हो सकती है। ये जो जलसा हुआ आपने देख लिया कि गुजरांवाला का 60 किलोमीटर अराउंड, लाहौर की मैं बात निज़ामी साहब नहीं करने लगा, सिर्फ गुजरांवाला में 21 सीटें, 21 में से 19 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास हैं जहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ। 2 सीटें जो हमारे पास हैं वहाँ पे अनफेयर इलेक्शन हुआ। हमारे वाले 2 सिलेक्टेड हैं, उन वाले जो 19 हैं वो इलेक्टेड हैं। बंदे कितने थे उनके वहाँ आपने देखे, जिनकी आपने बात की मौलाना साहब की, वो कहते हैं 25 से 30 हज़ार उनके मदरसों के वहाँ पे तालिब इल्म थे। तो कितने थे वहाँ? जिन इदारों ने कहा, उन्होंने कहा
15 से लेकर 18,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे, तमाशाई समेत। अब आप कराची पे आ जाएं, वो एक बहुत बड़ा सानिया था 18 अक्टूबर, और मुझे ये देख के हैरानगी हुई, हम जिस ट्रक पे वो एक हमला नहीं बल्कि कई हमले हुए थे, उस पर मैं भी, बल्कि एतजाज़ अहसन हमले से कोई चंद मिनट पहले आए थे, और मैं आखिरी आदमी था जिन्होंने इनको, एतजाज़ अहसन साहब को हाथ पकड़ के वहाँ से उतारा, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ वहाँ लेके गया। हम लुथड़े हुए थे बारूद और खून में सारे, और वहाँ किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया। वो जो उस वक्त दूसरी तरफ खड़े थे फेंस के, वो सारे के सारे वहाँ जलसा कर रहे थे। उसमें गवर्नमेंट ने जलसा किया था, कितने उन्होंने को फालतू बंदे जमा कर लिए कि पूरा कराची उमड़ के आ गया। कराची गैर मुतल्लिक रहा 100% उस दिन। वो सारे के सारे इंटीरियर सिंध से, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा आए हुए लोग थे जो उन्होंने मैनेज किया। गुड इनफ, उनको पास मार्क्स 33 नंबर हम दे देते हैं। लेकिन इससे किधर से कोराम आ जाएगा और किधर से तकलीफ आ जाएगी। कोराम और तकलीफ वाली बातें, एक NRO है, और दूसरा जो आपने मौलाना साहब को कहा, उन्होंने तो ये भी, आपके पास क्लिप है तो ज़रूर चलाएं, वो कहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मेरे बगैर नामुकम्मल है, कभी वो कहते हैं NRO मेरे बगैर नामुकम्मल है। तो वो तो पार्लियामेंट भी नहीं है। एक आसान नुस्खा मैं बता देता हूं, अगर PDM इस बात में सीरियस है कि वो गवर्नमेंट को गिराना चाहता है, तो गवर्नमेंट के 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो आज गिरा सकते हैं, अभी गिरा सकते हैं। सिंध की गवर्नमेंट तोड़ दें, पहला हिस्सा टूट गया, बाकी तो जद्दोजहद करेंगे ना जी। 3 गवर्नमेंट से प्रोविंशियल जो बाकी, और फिर एक वफाक है, तो तोड़ दें। अभी देखिए ना, वो 25%, अभी 20% कामयाब हो गए। मौलाना साहब अगर ये कहते हैं कि ये असेंबलियाँ इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड हैं, और ये बहुत बुरी असेंबलियाँ हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं, तो वो हमारा जो जवान बच्चा उनका है, वो वहाँ क्या कर रहा है, वो छोड़ दे, और बाकी जो हमारे हैं हजरात वहाँ उनके बैठे हुए, उनको निकाल लें। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं। वो बलूचिस्तान में, KP में, सेनेट में, कौमी असेंबली में छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ज़रा और इंटरेस्ट ऑप्शंस और ऑफर्स हैं आपके पास अपोजिशन के लिए, वो भी जानते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, जो एक और मामला चल रहा है, और फैटफ के मामले को लेके ये फेक न्यूज़ चलती रही कि सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान का जो रिसेंट मीटिंग है शायद उस तरह साथ नहीं दिया। दफ्तर ख़ारजा ने इसकी नफ़ी भी कर दी है। तकरीबन जो मोस्टली कंप्लाइंस हैं फैटफ की, वो तो हुकूमत कर चुकी है। निज़ामी साहब, अब तवक्को की जा रही थी कि हम निकल जाएंगे ग्रे लिस्ट से, अभी फ़ैसला तो खैर आया नहीं है। जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है उस पर निज़ामी साहब आपको क्या लगता है, कितना काम हुआ है? देखिए, ये तो एक्सपर्ट ओपिनियन है। मैं तो बल्कि बाबर अवान साहब से पूछूंगा कि ये कितने चांसेस हैं पाकिस्तान के ये तमाम पापड़ बेलने के बावजूद ग्रे लिस्ट से निकलने के और ब्लैक लिस्ट में ना जाने के, क्योंकि कुछ भी हम करते हैं तो 4 मुतालबात और आ जाते हैं सामने। तो जी बाबर साहब। देखिए, मैं प्रोसेस को चूँकि हिस्सा रहा हूँ, और जब फैटफ की लेजिस्लेशन हो रही थी तो फैटफ के DG को और मुख्तलिफ इदारों को बुला के मैंने ख़ुद ये पहले समझा, और अपोजिशन कहती थी हमने वोट देना है, इसलिए हम लेके गए DG फैटफ को। मैंने कराची से बुलाया, एक और ख़ातून है एक इदारे की सरबराह, उनको, बाकियों को भी, तो जहाँ वहाँ जो कहते थे कि हमें बताएं कि फैटफ ने क्या क्या कहा हुआ है, तो वो पेपर भी ले आए। पहले मैंने देखे, फिर मैंने उनको बताया जाके मीटिंग में, अपोजिशन सारी पार्टीज़ थी, कि जी आ गए और ये आप इनसे ले लें अभी ब्रीफिंग। तो फिर वो चूँकि ब्रीफिंग नहीं लेना चाहते थे, NRO लेना चाहते थे, इसलिए वो भाग गए। जो इसका प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पाकिस्तान खड़ा है। हुआ ये कि 2017 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो मुतालबात थे फैटफ के वो पूरे नहीं किए, तो हम ग्रे लिस्ट में चले गए बदकिस्मती के साथ। ग्रे लिस्ट में से अगर कोई ब्लैक लिस्ट में चला जाए तो बड़े ख़तरनाक उसके नतीजे होते हैं। इंटरनेशनल सैंक्शन सबसे बुरा नतीजा हो सकता है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से जो 27 पॉइंट थे उनमें से 21 पॉइंट्स थे मुतल्लिका लेजिस्लेशन, रेगुलेशन मेकिंग और प्रोसीजर्स के, जो इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने लेके जाना था, वो हमने पूरे कर दिए। और उसके के लिए जो ही मैं आया तो उस वक्त से लेके तकरीबन 100 दिन का हमने मुसलसल
पार्लियामेंट को चलाया और एवेंचुअली उस दौरान रातें भी जागी, दिन भी, और वी बर्न्ट द मिडनाइट ऑयल। अल्लाह की मेहरबानी से सब ने काम किया, इदारे मिलके, हुकूमत मिलके, और हम उसमें कामयाब हो गए। अब गुज़श्ता रोज़ से 24 घंटे पहले से जो प्लेनरी सेशन है इस वक्त वो इसके ऊपर हो रहे हैं, दूर से कैमरा से वीडियो लिंक के ऊपर हो रहे हैं, वो शुरू हुए हैं। और जो इंडिया के एक बड़े एक्सपर्ट जो फैटफ पे नज़र रखने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए चांसेस बहुत रोशन हो गए कि अगले चंद माह में वो फैटफ के ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। अब जहाँ पे हम खड़े हैं मैं वो बता देता हूँ कौम के लिए। आज हम यहाँ खड़े हैं पाकिस्तान के, हमने वो नुकात जो आए थे पूरे कर दिए। अब उन नुकात पे अमल दरामद के लिए, मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान से ब्लैक मनी बाहर जाती है, या पाकिस्तान के अंदर हमने जो इदारे जिनके लिए लेजिस्लेशन की है, वहाँ पे हमने किस तरह के रेगुलेटर बिठाए हैं, किस तरह के वॉच डॉग बिठाए हैं, और उन कानून को नाफिज करने के लिए हमने क्या किया है, ये सवाल बाकी रह गए। इसलिए कोई सब्सटेंशियल इंशाअल्लाह किसी जगह कोई सवाल बाकी नहीं है, और पाकिस्तान जरूर फैटफ के ग्रे लिस्ट से निकलेगा। जी ठीक है। लेकिन अगर इसके जी निजामी साहब, मोरक़ात क्या है, अगर बाबर साहब हम ग्रे लिस्ट में ही रह जाते तो किन्हें ब्लैक में नहीं रहते, लेकिन ग्रे से नहीं निकल पाते, ये कल ऐलान हो जाएगा। नहीं, देखिए ग्रे लिस्ट में इस वक्त तो निकलें या ना निकलें उससे कोई असर इसलिए नहीं होगा कि हमने वो प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल कर दिया है। उसकी वजह फिर यही होगी, वो कहेंगे कि फलां जगह जो रेगुलेटर है वो उसको इस तरह से नहीं, ये जो आपने डिस्पेंसेशन बनाई है उसको इस तरह से नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इस तरह से होना चाहिए। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी खबर पाकिस्तान के लिए है। और साथ साथ आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो फेक न्यूज़ है उसका बाज़ार किस कदर गर्म है, और हमारे यहाँ जो रियासत के लिए अंधेरे फ़रोख्त करने वाले हैं वो उसको किस तरह से बढ़ा चढ़ा के फिर पेश करते हैं और उसमें से मज़ा निकालते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो, बल्कि कुछ दिन पहले मेरे पास जर्मन एम्बेसडर आए हुए थे, तो उनका भी मैंने पूरी कौम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी देर वो बैठे रहे, 40-45 मिनट, तो उनको भी जो गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की हुई है। उसके साथ टर्की के अर्दवान साहब ने खुल के कहा, मलेशिया ने खुल के कहा, तो ख़तरे वाली कोई बात नहीं है जिसकी वजह से कोई पैनिक किसी जगह पे कोई फैलाए। फेक न्यूज़ को रोकना चाहिए और डेप्रिकेट करना चाहिए। हमारे मज़हब का ये हिस्सा है कि अगर कोई बात सुनो तो पहले उसकी तहकीक कर लो, उसको अगले तक पहुँचाने से पहले। जी जी ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ ज़रा सियासी बात करते हैं। नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है। एक मिनट, जी जी, मैं कुछ सवाल करना चाह रहा था। जी निजामी साहब, ये फेक न्यूज़ की जो आपने बात की, जी निजामी तो ये फेक न्यूज़ जो है, ये इंडिया जो है ये भी तो फेक न्यूज़ फैलाता है। आपका इशारा उस तरफ है या कुछ और ऐसे अवामिल हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ना निकले फेक न्यूज़ इससे, FATF से? इसके 3 फरीक हैं। एक फरीक जिस तरह मैंने कहा वो पैदा हुआ है और एक्टिव हुआ है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन की रियासत की बात की, आज़ाद रियासत की और किबला अव्वल की आज़ादी की बात की और फ़लस्तीनियों का हक़ जतलाया, और किसी मुल्क ने इस तरह से खुल के नहीं कहा। दूसरा इंडिया है। इंडिया के अंदर तो गवास में ले लें, गुजरात में, सूरत में लाइनें लगी हुई हैं, कंपनीज उन्होंने बाकायदा बना के, जो मुख्तलिफ और मुल्कों में, मुल्कों के नाम नहीं ले सकता, हमारे दोस्त भी हैं, वहाँ जाके उन्होंने फ्रंटमैन खड़े किए हुए हैं और उनके ज़रिए से वो ऑपरेट करते हैं। और जो आईडी बनी होती है फेक आईडी, उसके ऊपर हुलिया, उसके ऊपर जो सारा कुछ होता है, पता लगता है कोई हम में से ही कोई है। एक वो है। दूसरे वो लोग हैं जिनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त हुई हमारे मगरबी बॉर्डर के ऊपर। मगरबी बॉर्डर के ऊपर आपको याद है कि हिंदुस्तान ने कोई 60 से ज़्यादा अपने सफारत खानों के बच्चे पैदा कर दिए थे, जिनके अंदर से पाकिस्तान के अंदर इनकर्जन्स होती थी, इंट्रूजन्स होती थी और पाकिस्तान के अंदर हमले होते थे। और जो APC पेशावर का हमला था उसमें से
टेलीफोन कॉल पे था किसी के साथ हमलावर एक, जो बाद में हमें पता लगा कि वो किसी इंडियन फैसिलिटी में बैठा हुआ है जो हमारे मगरबी बॉर्डर के, मशरिक की तो आप छोड़ ही दीजिए। इसलिए पाकिस्तान में एक अच्छी खबर ये है आरिफ निज़ामी साहब और फैसल, कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा जो बॉर्डर था हमारा उसके ऊपर 300 से गालिबन ज़्यादा जो छोटे किले हैं वो बन चुके हैं। और जिस तरह की एक लाइन ड्रॉ की हुई है वो 1935 की वॉर के बाद हुई थी, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया में बहुत बड़ी फेंसिंग हो रही है, और इसलिए वो वाला बाजार था वो दोबारा गर्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जो इंडिविजुअल इंसिडेंट्स मुख्तलिफ स्पेसिफिक एरिया में करवाए जा रहे हैं उनमें भी भारत का सीधा सीधा हाथ है। हमारे इदारों के पास पूरे सबूत मौजूद हैं और उन सबूतों को हम बैनुल अक़वामी फोरम्स पे इस्तेमाल भी जहां जहां जरूरत पड़ेगी करेंगे लाजमन। अच्छा बाबर साहब, और फिर आखिरी बात यह है कि भारत ये बताइए, ये जो एजेंडा है उसके, सॉरी मैं एक लफ्ज कह लूं, मैं बताता हूं। फिर भारत के एजेंडे के मैं 2 कैटेगरीज आपको बता रहा था, एक पाकिस्तान में उसके हाशिया बरदार हैं और दूसरे उसके बयानिया बरदार हैं। डॉक्टर साहब वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।